अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। सबसे पहले जो खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माह अक्टूबर 2023 के लिए एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 21 रुपए और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, ओगरा के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 2833 रुपए तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर की कमी भी की है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का ये कहना है कि ये कमी नाकाफ़ी है। जब इजाफा किया जाता है तो 20-25 रुपए का इजाफा होता है और जब कमी होती है तो 5 से 6 रुपए 10 रुपए तक कमी कर दी जाती है। इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया गया है। इसके साथ साथ जब एलपीजी की इजाफा हुआ तो यकीनन उससे भी जो रिलीफ मिलने की उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं कि एलपीजी आया क्यों महंगी हो रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कम की गई, जिससे आवाम नाखुश है। डॉलर की साबिका एडजस्टमेंट पेट्रोल पर मजीद रिलीफ में रुकावट बन गई, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल पर कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोल पर PSO एक्सचेंज एडजस्टमेंट 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर पर पहुँच गई है। एडजस्टमेंट ना होती तो पेट्रोल 8 रुपए की बजाय 19 रुपए 92 पैसे तक सस्ता हो सकता था। निगरान वफाकी हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की फी लीटर 8 रुपए कीमत कम की तो दूसरी तरफ एलपीजी की कीमत में भी 20 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया, जिससे फी किलो गैस की कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो हो गई है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसा इजाफा से घरेलू सिलेंडर 3079 रुपए का हो गया है। निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर, जबकि डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे से बढ़कर 6 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 7 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल पर OMC मार्जिन 6 रुपए 70 पैसे से बढ़कर 7 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फ्रेट मार्जिन भी बढ़ा दिया। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 78 पैसे फी लीटर और पेट्रोल पर 16 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अवाम यही कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत में कमी आ रही है तो एलपीजी की कीमत में कमी क्यों नहीं की जा रही। एक तो सरकार की जानिब से सरकारी रेट तय किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी ज़ीशान आपने देखा है कि एलपीजी ब्लैक में फरोख्त होती है। एलपीजी माफिया पूरी तरह से काबिज है और इसी तरह से जो है वो एलपीजी की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इसको ब्लैक में फरोख्त करते हुए ये माफिया मजीद मुनाफा कमाता है। इस बारे में अवाम क्या कहना है वो देख लेते हैं। ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰੋਜ਼ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਢਾਂਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 8 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ? इनको एक ही दफा ना 500,000 कर देना चाहिए ताकि हम कम की उम्मीद रखें ही ना। इनको कोई शर्म नहीं है, इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। पीडीएम ने माशाल्लाह हमारे कपड़े उतार दिए, हुक्मरान मजे कर रहे। चने के दाल हम लोग खा रहे तो वो भी आज हम नहीं खा सकते। इन ने नहीं आवाम को भी बना रोजी नहीं मिलती है, सवारी आती है हमें पैसे मांगते हैं, सवारी पैसे देती नहीं हमें। पेट्रोल कम 200 रुपये पे आ जाए। ये चीज़ें जो महंगी दुकानदारों ने की है वो कभी कम नहीं करेंगे, इनके ऊपर चेक बैलेंस है ही नहीं। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के। GA साबरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक डायरेक्टर पेट्रोलियम, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इरफान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हो रही है, 8 रुपये पेट्रोल जो है वो कम हो गया, लेकिन एलपीजी की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा, तारीखी इजाफा, अवाम तो इस पर जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कहेंगे? ये बात है कि ये ऑफसेट हो गया एलपीजी के प्राइस इंक्रीज करने पे ये है और पेट्रोल का जो डिक्रीज करने पे, तो कंज्यूमर को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो एलपीजी की प्राइस उन्होंने बढ़ाई है वो तो उसके हिसाब से बढ़ाई होगी
के कीमतों के हिसाब से जो इनका एग्रीमेंट है। लेकिन बात है कि जब ये यहाँ पर ये कम हो जाती है तो पेट्रोल की कीमत और एलपीजी की ज्यादा होती है तो कंज्यूमर को पास थ्रू नहीं होता, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कि प्राइस जो पेट्रोल की प्राइस कम होने से ये फायदा होता है कि कम से कम कि भाई लोगों को कन्वीनियंस हो, आराम हो। लेकिन जितना 10-15 दिन के बाद पास थ्रू ये भी नहीं होगा ना, डीजल की प्राइस कम पास थ्रू होगी। ये एक तो है सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2-3 महीने का रोल ओवर होना चाहिए, उसमें बफर होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे तो फौरन आप लोगों का भी माशाल्लाह तजर्बा है कि सारा बढ़ जाती है फौरन, लेकिन जब कम होने के लिए बात होती है तो कोई भी कम नहीं करता प्राइस, ये बड़ा उसका है। और इस पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। साबरी साहब साथ रहिएगा। इरफान साहब आपकी जानिब आऊँगा, अब बताइएगा क्या वजूहात हैं, एलपीजी की कीमतों में इतना इजाफा क्यों हो गया और उसके बाद ब्लैक में बेची जा रही है, वो तो उससे भी महंगी है। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है, उसी वजह से जो एवरेज रेट लिया गया है इस वक्त डॉलर में कमी के बावजूद एलपीजी की कीमत इंटरनेशनल प्राइस को चूंकि वो कैप की, इसीलिए वो कीमत बढ़ाना पड़ी है। तो इस वक्त अगर इस मौके पे ओगरा ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, थोड़ी सी कीमत बढ़ने से कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन चूंकि अगर बात इम्पोर्ट ना आती इस महीने में हमें कम से कम 1.5 से 2 लाख मेट्रिक टन इम्पोर्ट चाहिए। अगर वो प्राइस में फर्क आ जाता तो इम्पोर्ट नहीं आती तो मुश्किल होती। तो लिहाजा इसी वो जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बना के लोग जो लूटते हैं वो इंशाल्लाह वो मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह गैस मुल्क में बफर रहेगी। इरफान साहब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, एलपीजी के इस्तेमाल में भी डेफिनेटली इजाफा होगा, चूंकि गैस सुई गैस तो अवेलेबल उस तरह से नहीं होगी, तो आप ये कीमतों में फिर मजीद इजाफा होगा। ये डिमांड और सप्लाई की जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो मजीद वो डिफरेंस आ जाएगा फिर। जी जी बिल्कुल, कुदरती गैस बिल्कुल ना होने के बराबर मुल्क में रहेगी। आप अंदाजा करें कि जब ये जो टाइमिंग रखी गई है इन्होंने, वो उस टाइम पे सब लोग जब इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह रमजान मुबारक में जब सब लोग इस्तेमाल करते तो कुदरती गैस अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ये कुदरती गैस की जगह एलपीजी की जगह लेगी। लेकिन एलपीजी इस वक्त भी पेट्रोल डीजल के मुकाबले में आप अंदाजा करें कि 100+ सस्ती है। और दूसरी बात ये कि घरों में इंशाल्लाह ताला जिस तरह गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बना रही है, बेहतर आ जाए, डॉलर की कीमत कम हो तो इंशाल्लाह ताला हम घर घर कुदरती गैस से सस्ती गैस पहुंचाएंगे। 200% कुदरती गैस की कीमत बढ़ने जा रही है, तो लिहाजा ये इसके ऊपर पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए हमें। जी ठीक है साबरी साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने बात की कि जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो फौरी तौर पर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जब कम होती हैं तो उस तरह से फिर कमी नहीं की जाती है। इस सिलसिले में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ताकि ये रिलीफ सही मानों में आवाम तक पहुँच सके? देखिए मैकेनिज्म नए की तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। पहले गैस डेवलपमेंट सरचार्ज होता था विच यूज्ड टू बी बफर, तो उसमें आप उस तरह रखें कि बफर एक रखें और 3-3 महीने के बाद प्राइस रिविजन हो कम से कम पेट्रोल और डीजल की। ये जो है ना, ये जब तक ये चीज़ नहीं होगी आपको देखिए कीमतें कम नहीं हो सकती बिल्कुल, और दिस इज द ओनली मैकेनिज्म। इसके अलावा आप वो वाली तो सिस्टम नहीं रहे कि जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चेक एंड बैलेंस हो जाते हैं। अब तो वो सिस्टम ही सारे तबाह हो गए कि जी आप मार्केट उसको कंट्रोल कर ले, ये कर ले, कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो इसकी कैसे कंट्रोल होगा। बट दिस इज द ओनली थिंग कि अगर आप बफर इसमें रखेंगे 3 महीने का तब ये होगा, वरना 2 हफ्ते के उसमें। और मैं अभी इंडस्ट्री से मैं बात कर रहा था पिछले हफ्ते की बात है, ज़्यादातर जो पुराने जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह के ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम जो है ये वर्केबल नहीं है और आगे ये नहीं चलेगा, इनको पहले पुराने सिस्टम पे जाना चाहिए। तो मेरी तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि ये इस तरह होना चाहिए, वरना इसके ऊपर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी साबरी साहब, जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल मजीद सस्ता होगा? नेशनली जो ट्रेंड है वो गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर ये कंजम्पशन ये ज़्यादा होने लगेगी। वैसे तो यूरोप वगैरह में तो गर्मियों में ज़्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पे जब है कि गैस भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो ये सारा का सारा जनरेटर्स के ऊपर से ये और डीजल चलता है, तो वो कंजम्पशन जब ज़्यादा होगी और क्रूड के डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल के ऊपर। अभी जैसे प्रश्न में था कि भाई के क्रूड की प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम हो रही है, अगर वो वर्ल्ड वाइड कम हो गई तो ये तो खतरनाक बात है कि भाई वो हर एक कीमत बढ़ेगी। लेकिन जो हमारा दूसरी प्राइस हमारी तो बड़ी सिंपल चीज़ है, क्रूड रिलेटेड है और डॉलर रिलेटेड है। अल्लाह करे हमारी इकॉनमी ठीक हो, जिस तरह ये चल रहा है आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि कहाँ से कहाँ डॉलर आ गया है।
अगर इसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि हमें इतना खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए। साफ, मैं आपको साफ बात बोल रहा हूँ, बस उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई कि अगर क्रूड का प्राइस कम रहे और ये डॉलर कम रहे। डॉलर हमारे अपने हिसाब में है, क्रूड का हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस और गिरती हैं, नीचे आती हैं, तो आप समझते हैं कि वो रिलीफ आवाम तक पहुंच पाएगा? चूंकि जो पेट्रोलियम लेवी है वो तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसमें तो कमी नहीं होती, और वो रिलीफ बजाय इसके कि आवाम तक पहुंचे, वो सब्सिडी तो वैसे ही IMF के कहने पर ख़त्म कर दी गई है, तो ये रिलीफ भी नहीं पहुंच पाता। देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया। रिलीफ पहुंचना चाहिए, लेकिन रिलीफ यूँ नहीं पहुंचता कि जो गवर्नमेंट IMF से जो कमिटमेंट्स है उसमें एक सर्टेन अमाउंट है वो हमें दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अब गवर्नमेंट जो है इतनी वजूहात की वजह पे कहीं और से नहीं कलेक्ट कर सकती, तो ये आसान है जो इसकी कलेक्शन है, इसलिए उसके ऊपर PDL और वो लेवीज बढ़ा देते हैं। बट मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई बाकी, और ये IMF ने भी, अगर आपको याद होगा, IMF के जो प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें ये इंटरेस्ट नहीं कि आप ये गरीब लोगों पर लगाए, लेकिन आप अमीरों पर टैक्स लगे। टैक्स कलेक्शन है, ये वेरी पुअर सिस्टम। देखिए, अभी आपने कहा कि एक दिन पहले तक अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद हम एक्सटेंड नहीं करेंगे डेट। अगले दिन ही वो आगे हर एक को पता था कि एक्सटेंड हो रहा है। हम इश्तिहार पता नहीं क्यों देते। तो जो हमारा जब तक टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म ठीक नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होगा। और सारा का सारा बोझ ये पेट्रोलियम लेवी के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जाते हैं और क्या मुमकिन हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। GA साबरी साहब, साबिक डायरेक्टर पेट्रोलियम, मौजूद थे इरफान खोखर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। लाहौर में मनचले नौजवानों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी है। मोटरसाइकिल सवारों की बात की जाए तो लाखों मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके महकमा ट्रैफिक के लिए करोड़ों रुपए रेवेन्यू भी जमा कर दिया और सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के 23 लाख से ज्यादा चालान किए गए हैं। इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर के बासी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में सबसे आगे। गुज़िश्ता 9 माह में 34 लाख से ज़ायद बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड बना डाला। ट्रैफिक कवानीन की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ मोटरसाइकिल सवार मंचलों ने 23,45,000 मरतबा की। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के 11 लाख से ज्यादा चालान किए। मोटरसाइकिल सवार जल्दबाजी, वन वे, लेन लाइन और सिग्नल की खिलाफ वर्जियों के साथ हादसात में भी सरे फहरिस्त रहे। चिंची रिक्शा ड्राइवर भी कानून को हाथ में लेने से बाज न आए। 3,96,000 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवरों के चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस ने 2,07,000 कार और जीप ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया। 72,000 से ज्यादा पब्लिक सर्विस और कमर्शियल गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए। CTO के मुताबिक 1,27,000 ट्रक और पिकअप गाड़ियों को कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। CTO का कहना है ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन से लोगों को एजुकेट करने के लिए 53 लाख से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी, बल्कि मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में लेक्चर का भी इख्तिमाम किया, जिससे ट्रैफिक हादसात में वाज़ेह कमी आई है। तो नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया अवाम कवानीन होने के बावजूद जो है वो खिलाफ वर्जी क्यों करती है। रमज़ान, बताइएगा कि कवानीन बनाए जाते हैं, जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन कवानीन की बिला खौफ व ख़तर जो है वो खिलाफ वर्जी भी होती है। तो इन तमाम तर खिलाफ वर्जियों की वजूहात क्या है? क्या अवामी शऊर की कमी है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है CTO लाहौर गाय बगाए ये कंपेन भी करते रहते हैं कि कम से कम जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो लेन और लाइन की जो खिलाफ वर्जी करते हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन आए रोज़ भी जारी रहता है और इनको वार्निंग भी दी जाती है। आप देखें ना, जैसे कि अगर इस 9 माह की बात करते हैं तो 34 लाख से ज़ायद जो है इनके चालान जो है इनको जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो वन वे की खिलाफ वर्जी पे, उसके अलावा सीट बेल्ट के काले शीशे, बहुत ज़्यादा जो इसकी कंपेन भी की गई और इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया है। अब जुर्माना बेसिकली कम होने की वजह से ये लोग दोबारा वायलेशन करते हैं। अब देखें ना, एक वायलेशन है 200 रुपये उसका जुर्माना है तो वो उसी टाइम उसने पे कर देना होता है। अगर यही जुर्माना ज़्यादा हो, आपने
पिछले दिनों देखा कि एक हेलमेट का जो है ना वो 2000 तक चलान उन्होंने वार्निंग दी थी, और इससे पहले जो CTO थे वो 2000 चलान बाकायदा तौर पे मौके पर उनसे रिसीव करते थे, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कमी आई। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाके ये कैंपेन होती रहती है। CTO साहब का जिक्र किया, मुस्तनसर फिरोज साहब CTO लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुस्तनसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी अच्छी बात है कि कानून पर अमल दरामद के लिए इस तरह से जो है वो चालान और जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजूहात हैं कि अभी तक कानून की खिलाफ वर्जियों को कम नहीं किया जा सका, बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही हैं? इस हवाले से कैंपेन्स जो लॉन्च की गई उनके भी कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जो शहरी हैं उनमें मैं ये समझता हूँ कि शऊर की कमी है कि ट्रैफिक कवानीन उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, और अगर उस पर अमल करते हैं तो अपनी जान को वो महफूज बनाते हैं। जैसे मुझसे पहले रमजान साहब ने बात की कि अगर हम सिर्फ मोटरसाइकिल पे हेलमेट की बात करें तो पिछले साल लाहौर की सड़कों पर हादसात में 484 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए, जिसमें 74% मोटरसाइकिल राइडर्स थे, और उनमें मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से हादसे का शिकार हुए। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने ये कैंपेन स्टार्ट की कि लोग हेलमेट को पहने, और उसमें 11 लाख से ज्यादा लोगों को चालान करना पड़ा, उसके बावजूद भी मेन शहरों पे तो खातर हद तक हमें इम्प्लीमेंटेशन देखने में आई, लेकिन जो अतराफ के हमारे सबर्स के इलाके हैं, शादरा है, काना है, चूंग है, बाकी इलाके हैं, वहाँ पे शायद उतनी कंप्लायंस लेवल नहीं है। तो ये शो करता है कि लोगों को उस सीरियसनेस का एहसास नहीं है कि ये कवानीन उनकी अपनी हिफाजत के लिए हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जैसे जो जुर्माने हैं उनकी रकूम अभी इतनी कम है, उनको रिवीजन की जरूरत है। जैसे हेलमेट ना पहनने पे सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना है, उसमें हमने रिकमेंडेशन भेजी है गवर्नमेंट को भी, और जो कोर्ट ने नोटिस लिया उस पर भी, कि इसको बढ़ा के 2000 रुपये किया जाना चाहिए, ताकि वो जुर्माना इटसेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट हो कि उसके खौफ से लोग कानून की अमलदारी पे अमल दरामद यकीनी बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक शऊर उजागर करने से, लोगों में आगाही लाने से, और दूसरा जुर्माने की रकूम बढ़ाने से। अच्छा मुस्तनसर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपने हुकूमत को तजवीज़ भेजी है कि जुर्माने को बढ़ाया जाए, तो हुकूमत की जानिब से कोई जवाब आया इस हवाले से? प्रोसेस में है, उसका आपको पता है कि एक प्रोसेस है, उसकी कैबिनेट से अप्रूवल होनी है, वो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा, क्योंकि उसकी बड़ी एक लॉजिकल सा फ्रेमवर्क है कि इसकी वजह से हेलमेट की वजह से जानें ज़ाया होती हैं, तो नेचुरली कोई भी ये नहीं चाहता है कि कीमती जानें ज़ाया हो, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसकी अप्रूवल बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा सब जो रिमोट एरियाज़ का आपने जिक्र किया, लाहौर के अगर शहरी इलाके हैं या जो दीगर शहरी इलाके हैं वहाँ पर तो चलें किसी तरह से कानून पर अमलदारी करवा दी जाती है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में ये खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस सिलसिले में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या मैकेनिज़्म मुरतब करने की प्लानिंग की गई है कि वहाँ पर भी लोगों को शऊर और आगाही दी जा सके? जी बिल्कुल, इसके दो मैकेनिज्म हैं। एक तो ये कि लाहौर को 34 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, उसमें रूरल इलाके भी हैं, अर्बन सेंटर्स भी हैं, लेकिन नेचुरली जो रूरल इलाके हैं उसकी जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी बड़ी है, और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस रिलेटिवली थिन है। और सेकंड हमारा एजुकेशन विंग है, जो कि तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इवन रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके लोगों को आगाही इस बारे में देता है। तो हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी शायद कि लाहौर शहर में मोटरसाइकिलिस्ट की तादाद सिर्फ 50 लाख से ज्यादा है, जबकि लाहौर में ट्रैफिक वार्डन सिर्फ 3300 है। तो किसी भी पैमाने पे अगर आप लाए तो वो 3300 वार्डन जो है वो 50 लाख मोटर बाइक्स को सिर्फ एनफोर्समेंट के जरिए काबू नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाजमी है कि ट्रैफिक एजुकेशन हो, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और वॉलंटरी कंप्लायंस हो, जैसी पूरी दुनिया में होती है, और उससे ही हम इन किन्नी जानों को बचा पाएंगे। डेफिनेटली लोगों को एजुकेट करना बेहद ज़रूरी है। रमज़ान बेग, इससे पहले जो है जब ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कैंपेन लॉन्च की गई थी, उस वक्त भी इसी तरह से कहा गया था कि ये जुर्माने बढ़ाए जाएंगे अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। हेलमेट का जिक्र आपने किया था, उसके लिए कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी। कितना इसमें मुस्बत नताइज जो है वो देखने में मिले, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हों या हेलमेट के हवाले से, या दीगर जो है वो मुस्बत नताइज क्या है? देखिए जी, बात है कि जब कंपेन होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूलों में, तो जाहिर सी बात है उसमें मुस्बत जो नताइज हैं वो सामने आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ CTO लाहौर साहब ने जो कंपेन शुरू की हुई है, बाकायदा लोगों ने इसको सराहा है। लेकिन एक चीज़ मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि इसमें वालदैन का जो किरदार है वो बड़ा अहम है इसके लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं 18 साल से कम
وہ زیادہ موٹر سائیکلیں جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہی وائلیشن زیادہ کرتے ہیں اور اس میں حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہیلمٹ پہننے سے کافی زیادہ کمی بھی آئی ہے, کوئی ہیڈ انجری جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. موٹر سائیکل رکشوں کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے اس میں عملداری ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, لاہور شہر میں جہاں رکشہ چنچی ہے. لیکن رمضان آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا والدین کے حوالے سے کہ جو چھوٹے بچے بائک چلاتے ہیں اور سڑکوں پر نکل آتے ہیں اس سے بھی کافی حادثات ہوتے ہیں. ہمارے نمائندے مرزا رمضان بیگ اور CTO لاہور مستنصر فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں پنجاب میں آشوب چشم کی, جس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے. پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,95,000 سے تجاوز کر گئی ہے. محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب کے مطابق رواں سیزن لاہور میں آشوب چشم کے 23,633 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 24 گھنٹوں میں لاہور میں آشوب چشم کے 236 نئے مریض رپورٹ ہوئے, جبکہ ترجمان کا کہنا ہے کہ رواں سیزن آشوب چشم کے سب سے زیادہ 77,662 کیسز بہاولپور میں رپورٹ ہوئے ہیں. پنجاب میں آشوب چشم کیسز میں اضافے کے بعد مرض پر قابو پانے کے لیے 4 دن کے لیے بند کیے گئے اسکول آج دوبارہ کھول دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں میں سختی کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کرانے کے احکامات جاری کی, جس کے بعد اساتذہ نے گیٹ پر اسکول آنے والے ہر بچے کی آنکھیں چیک کر کے بچوں کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے. جہاں دوسری جانب پنجاب میں آشوب چشم کیسز میں بڑی کمی نہیں آئی ہے اور 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے مزید 9,401 کیسز سامنے آئے ہیں. بہاولپور میں سب سے زیادہ 1,577 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں, اپنے آس پاس جو بھی اس مرض سے متاثرہ لوگ ہیں ان سے اوائڈ کریں, اور بہتر یہ ہوگا کہ گلاسز کا استعمال کیا جائے تاکہ اس مرض سے جو ہے وہ بچا جا سکے. لیکن بہرحال پنجاب میں ابھی تک مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور 36 اضلاع میں اب تک 3,95,000 تقریباً 4 لاکھ کے قریب یہ کیسز ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں. ویسے تو یہ بیماری جو ہے وہ 7 سے 10 دن میں خود بخود جو ہے وہ چلی جاتی ہے, لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں طوالت ہوتی ہے, یہ بیماری پرولونگ کرتی ہے, تو پھر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے بچا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر آشوب چشم کے مرض میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو خود کو آئسولیٹ کر لیں, کوشش کریں کہ میل ملاپ نہ کریں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب, جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا کہ دن بہ دن مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیمپینز چلائی جا رہی ہیں عوام کو شعور دینے کی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بتا دیجئے گا کہ وہ کیا سمٹمز ہیں جس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس وائرل انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نمی ہوا میں کم ہوتی جائے گی, یہ نمبر آف کیسز بھی کم ہو جائیں گے. اور بیسیکلی اس میں جو علامات ہیں وہ مریض کی آنکھ سے پانی بہنا, سرخ ہونا, چبھن یا خارش محسوس کرنا, یہ اور کئی پیشنٹ میں اگر بہت زیادہ سیویئر انفیکشن ہو تو ان کی آنکھیں سوج بھی جاتی ہیں. تو یہ 4 علامات ہیں بیسیکلی. ان کے ساتھ ساتھ کئی پیشنٹ کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, زکام والے فلو والے سمٹم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 5 6 علامات ہیں ان آشوب چشم والے مریضوں میں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایئر بورن وائرس ہے, ہوا میں جو ہے یہ کرتا ہے, سفر کرتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ دونوں طریقے سے ایئر بورن بھی اسپریڈ کرتا ہے اور کانٹیکٹ سے بھی, کیونکہ بہت کم پیشنٹ کو کھانسی اور زکام وغیرہ ہوتی ہے, تو لیکن باقی کیا نام اس کا دوسرے ہیں جن میں کانٹیکٹ سے زیادہ. احتیاطی تدابیر بتا دیجیے اس حوالے سے. بیسیکلی جیسے بتایا نا کہ ایک تو ایئر بورن کی اگر بات کریں تو مریضوں کو کسی گیدرنگ میں کھانسنا نہیں چاہیے, چھینک نہیں مارنا چاہیے, اور ویسے باقی سب تمام پیشنٹ کو کانٹیکٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں, اپنا تکیہ تولیہ رومال علیحدہ رکھیں, کسی اپنی آنکھوں کو بار بار ہاتھ نہ لگائیں, کیونکہ جب آنکھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جراثیم اس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور ان ہاتھوں سے جب وہ میز کی کسی سطح کو, کسی برتن کو, دروازے کی نوب کو ٹچ کریں, اور پھر ایک نارمل انسان انہی چیزوں کو ٹچ کرے. پریکاشنز اس سلسلے میں بہت زیادہ لازم ہے, احتیاط برتنی چاہیے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ماہر امراض چشم ہمارے ساتھ موجود. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सैर व सयाहत के हवाले से ज़िला सवात, जो कि पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर है, मकामी लोगों ने चारबाग में ख़वातीन का क्रिकेट मैच रोक दिया। मकामी लोगों के मुताबिक खुले मैदान में ख़वातीन का मैच करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहसील नाज़िम सवात एहसानुल्लाह का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस ख़वातीन को खुले मैदान में खेलने की इजाज़त देना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि ख़वातीन के खेलों के खिलाफ नहीं, लेकिन ख़वातीन चार दीवारी के अंदर खेलें। बिल्कुल ऐसा ही है। दो टीमों ने मद्दे मुकाबिल होना था। ख़वातीन की क्रिकेट की ये दो टीमें थी, लेकिन उन्हें खेलने से मना कर दिया गया और कहा गया कि ये रिवायात के बरखिलाफ़ है, इसलिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। जबकि ये पॉइंट भी रखा गया कि ख़वातीन चार दीवारी में खेल सकती हैं और वैसे ग्राउंड में नहीं खेल सकती। एक अहम ये इशू है। आपको याद होगा कि सवात में इससे पहले अगर 2009 की बात करें तो उससे पहले कुछ ऐसे ही हालात थे। ख़वातीन और बच्चियों के स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और उन्हें तालीम हासिल नहीं करने दी जा रही थी। लेकिन अब ऐसा था कि हालात ठीक हो गए थे। ख़वातीन जो थी वो स्कूलों में जा पा रही थी, बच्चियां पढ़ रही थी। लेकिन अब एक और ये खबर सामने आई है कि सवात में अब क्रिकेट मैच नहीं खेले जाएंगे, और जबकि ये पहले से शेड्यूल था। वहाँ की एक लोकल क्रिकेट एकेडमी है, उनकी जानिब से पहले से मैचेस शेड्यूल थे, लेकिन जब मैचेस शुरू होने थे तो उससे पहले ही कह दिया गया कि मैचेस नहीं होंगे। और ये भी कहा गया कि अगर खेलना है तो चार दीवारी में खेलें, क्योंकि ये हमारी रिवायात के बरखिलाफ है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल की एक जो है वो लॉजिक दी गई है कि सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल के बायस ख़वातीन को खुले मैदान में खेलने की इजाज़त देना मुनासिब नहीं है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन नायाब गौहर जान मौजूद हैं। नायाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नायाब, इस खबर से आप भी बाखबर होंगी। आपको याद होगा कि एक वक्त वो भी था जब सवात के बहुत बुरे हालात थे। ख़वातीन के लिए जो है तालीम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो सवात में रौनकें वापस आई, दोबारा से स्कूल खुले, बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, तालीम हासिल कर रही थी। लेकिन आज फिर इस तरह की खबर आना कि ख़वातीन क्रिकेट नहीं खेल सकती, इससे क्या तासुर जा रहा है कि दोबारा से सवात में वही हालात होने जा रहे हैं? क्या कहेंगी आप? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि बतौर माशरा हम किसी भी किस्म की खुशी, किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिव एक्टिविटी, मुझे लगता है कि हम इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। हमें एक घुटन और इंतशार से भरे हुए माशरे में रहने की आदत हो गई है, और कभी भी जब हमें अपने जो नौजवान लोग हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जब भी किसी ऐसी एक्टिविटी में नज़र आते हैं तो पता नहीं क्यों ये पसमानदा सी एक सोच जो है वो हमारे ऊपर हावी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कितनी हिपोक्रेसी है। पाकिस्तान एक क्रिकेट ऑब्सेस्ड नेशन है। देखिए, हम एक ऐसा माशरा है जहाँ पर क्रिकेट को एक जुनून, एक जज्बे के तौर पे देखा जाता है। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा है क्रिकेट के बायलॉज में या हमारे आइन में या किसी भी कानून में कि क्रिकेट सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी है जो सिर्फ मर्द हजरात या लड़के खेल सकते हैं या देख सकते हैं? कहाँ ये लिखा है कि स्पोर्ट्स या खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी जो ख़वातीन शहरी हैं, बच्चियां हैं, उनको हम हिस्सा इसमें नहीं लेने दिया जा सकता? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एक हिपोक्रिटिकल बात है। और जहाँ तक देखें, जब भी हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें या माशरे के अंदर मॉडेस्टी की बात करें, तो सबसे पहला वार हम ख़वातीन पे क्यों करते हैं? हम बच्चियों की तालीम को क्यों एक ऐसा इशू बनाते हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट है? हम बच्चियों की खेल की एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज, उनके बिल्कुल करियर। नायाब, आप यही कह रही हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल करने की ज़रूरत ताकि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो सवात में हो सके। नायाब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के कुछ दिलफरेब मकामात की, जो कि आज भी सयाहों की नज़रों से ओझल हैं, और इसी में अस्तौर का नवाही इलाका शेरकली चिलम भी है, जो कि हसीन मकामात में शुमार होता है। खिज़ा के रंगों ने इस इलाके की खूबसूरती मज़ीद बढ़ा दी है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजू।
जनाब नज़ीर, वादी अस्तोर की वादी चिलिम शेरकुली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बहुत ही दिलफरेब और देवमालाई वादी है और इस वादी के मशहूर कुन नज़ारे इंसान को फितरत के बहुत ज़्यादा करीब कर देते हैं। अगर हम इस वक्त अस्तोर के मौसम की बात करें तो सर्दियों का यहाँ पर आगाज़ है और ख़ज़ा के रंग यहाँ पर आपको जा बजा बिखरे दिखाई देते हैं। रंगों का एक हसीन इम्तजाज है जो इस वादी के शहर में और ज़्यादा इजाफा कर रहा है। अगर आप स्कर्दू से ट्रेवल कर रहे हैं तो लगभग 5 घंटे की मसाफत के बाद आप इस वैली तक पहुँच सकते हैं और स्कर्दू के बाद ये पहली वैली पड़ती है जहाँ पर आप अस्तोर के फितरी हुस्न को महसूस कर सकते हैं। महकमा सयाहत इस इलाके की तशहीर करे तो ये इलाका जो है पूरे पाकिस्तान के सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर सकता है और साथ साथ यहाँ पर ट्रैकिंग के भी बड़े मौके हैं। मुख्तलिफ नालाजात हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर है। अगर उन नालों को एक्सप्लोर किया जाए और ट्रैकिंग पॉइंट्स बनाए जाए तो दुनिया जहाँ से ट्रैकिंग के शौकीन अफराद इस इलाके का रुख कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अंजुम, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।